Hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yes, I'm there with you with the unit number 5 of BEE, that is Basic Electrical Engineering. This unit's name is DC Circuits, and yes, we will try to cover it in one shot in this particular video. And I hope you are enjoying my one shot sessions. Like I have completed all unit till 5 in SME. 6th unit will also come very soon. देन आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड फिजिक्स यूनिट्स ऑल्सो. आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. एंड मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जस्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई होप कि आपको जितना चाहिए अपने एग्जाम में, मतलब जितना आपको चाहिए कि आपको बस उस वक्त दिमाग में आ जाए कि हाँ मुझे क्या लिखना है, मैं उतना सब एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंड अगर आपने बिल्कुल भी यूनिट पढ़ा भी नहीं है ना, तब भी आपको ये वन शॉट से पूरी नॉलेज आ जाए. मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सजेस्ट करती हूँ वीडियो के अंदर. तो आई होप कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते होंगे. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करते होंगे. तो बस इसी होप के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट्स. ठीक है, दैट इज डायरेक्ट करंट. व्हाट इज डीसी? इट इज डायरेक्ट करंट. तो डीसी सर्किट्स ये वाला यूनिट नंबर 5 है हमारा BEE का. तो लेट अस सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. यस, मैंने सिलेबस कंपाइल करके रखा है एक शीट में. दैट इज दिस लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा. देन वी हैव किरचॉफ्स लॉज एंड देयर एप्लीकेशंस फॉर नेटवर्क सोल्यूशन यूजिंग लूप एनालिसिस. उसके बाद होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन. आई होप आपको याद है हमने स्टार और डेल्टा कनेक्शंस ये सब लास्ट यूनिट में ही सीखा है, राइट? अगर आपने अभी तक यूनिट हमारा लास्ट वाला यूनिट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लो. उससे आपको बहुत मतलब बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है. ठीक है. अदरवाइज वी हैव एनर्जी सोर्सेज यानी आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज भी प्रेजेंट हैं. फिर सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम. ठीक है. अगर मैं आपको मतलब मेन टॉपिक्स बताऊं हमें क्या पढ़ना है, तो पहला तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का. ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिर्फ डेफिनेशंस देखेंगे, अदरवाइज उसके अंदर कुछ नहीं है. उसके बाद हमें किरचॉफ्स लॉज देखना है, KCL और KVL और उनके एप्लीकेशंस होंगे. उसके बाद होगा मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका भी सिर्फ डेफिनेशन पार्ट ही है. उसके बाद स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन, स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना और डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना. उसके बाद एनर्जी सोर्सेज हैं, दैट इज आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज. एंड लास्ट हमारे पास दो थ्योरम है, सुपरपोजिशन और थेवेनिन्स थ्योरम. बस इतना ही टॉपिक है यूनिट 5 के अंदर. ज़्यादा बड़ा यूनिट भी नहीं है, लेकिन येस कंसेप्चुअल है. अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तभी आप जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व इट. तो आई होप कि आप अपना टेंशन लेवल बढ़ा देंगे. एंड येस, अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं. तो फर्स्ट जो है हमारा है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो मैंने आपको बताया डेफिनेशंस. ठीक है, तो पहले तो हम जो है टर्म्स समझ लेंगे, तो फिर आगे जो है हमें डेफिनेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो फर्स्ट है हमारा नेटवर्क. तो नेटवर्क क्या होता है हमें पता है, एनी अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज अलॉन्ग विद द डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, एक लाइक अरेंजमेंट है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल सोर्सेज और सर्किट्स के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, सो नेटवर्क का पार्ट जो दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करे, सर्किट एलिमेंट्स को, तो मतलब उसको जो रिप्रेजेंट करता है ना, दैट इज नथिंग बट नेटवर्क एलिमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज नेटवर्क एलिमेंट. सो एनी इंडिविजुअल सर्किट एलिमेंट्स विथ टू टर्मिनल्स विच कैन बी कनेक्टेड टू अदर सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड एज नेटवर्क एलिमेंट. तो मैंने आपको बताया जो दो टर्मिनल्स को या फिर सर्किट एलिमेंट्स को जो कि जोड़ के रखता है, ओके, उनको उनके बीच में कॉन्टैक्ट लाता है, दैट इज नथिंग बट नेटवर्क एलिमेंट. फिर है ब्रांच. ब्रांच भी हमें पता है क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच कनेक्ट्स द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क विथ वन अनदर. सो व्हाट इज अ ब्रांच? मतलब जो कि अलग अलग नेटवर्क के पार्ट्स को कनेक्ट करे विथ वेरियस पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज नथिंग बट अ ब्रांच. या फिर सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से दैट इट इज दैट पार्ट जो कि नेटवर्क के अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करता है. ठीक है. देन वी हैव लूप. लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट. तो सर्किट के अंदर जो भी एक क्लोज्ड पाथ होता है, दैट इज नथिंग बट अ लूप. देन वी हैव मैश. सो व्हाट इज मैश? आई थिंक दिस इज न्यू फॉर अस. इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ, यानी कि वो भी लूप की तरह एक क्लोज्ड पाथ ही होता है. हाउएवर इट डज नॉट हैव अनदर क्लोज्ड पाथ विद इन इट, यानी कि लूप के अंदर जो है और क्लोज्ड पाथ हो सकते हैं, लेकिन मेश के अंदर और क्लोज्ड पाथ नहीं हो सकते. दिस इज द डिफरेंस. हेंस अ लूप में हैव वन और मोर मैशेज, यानी कि लूप के अंदर वन और मोर मैशेज हो सकते हैं, लेकिन विद इन इट बट
mesh does not have a loop within it, ठीक है, mesh के अंदर कोई loop नहीं हो सकता। तो just आपके लिए ये terms आपको मतलब याद रहे, मैंने अगर आगे जो भी definitions वगैरह उनके अंदर ये terminology use हो रही है तो उधर आप confuse ना हो, इसलिए मैंने मतलब short में यहाँ लिखा है। उसके बाद we have क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आर यूनिट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो क्लासिफिकेशन कैसे है हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का, तो 4 टाइप्स में हमारी क्लासिफिकेशन है। दैट इज आप देख सकते हो फर्स्ट टाइप जो है वो है एक्टिव और पैसिव विच इज सब डिवाइडेड इनटू, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेसिस के ऊपर हमारे पास 2 सर्किट्स होते हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। इन सब का डिस्क्रिप्शन आगे है, तो यहाँ पर सिर्फ आप समझ लो कौन से टाइप्स हैं, ओके। देन सेकेंडली है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी, ठीक है, लिनियर और नॉन लिनियर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यूनिलैटरल और बायलैटरल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी, ठीक है, सेपरेबिलिटी इसका भी मैं आपको मतलब बताऊंगी, यानी कि सिंपली हम जो नेटवर्क एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं ना, तो उस बेसिस पे लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्लासिफिकेशन है किसका, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का। तो सिर्फ अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और नेटवर्क्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। फिर सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी, दैट इज लिनियर एंड नॉन लिनियर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। एंड फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी, दैट इज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन तक क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं जहां पर हम इन सब का टाइप्स देखेंगे, ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, तो उसमें क्या है, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क है, ठीक है। तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, a circuit which contains at least one source of energy is called active, यानी कि अगर एक एनर्जी सोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक, देन वी कॉल इट एज एक्टिव नेटवर्क। सो एन एनर्जी सोर्स मे बी अ वोल्टेज और करंट सोर्स, यानी कि या तो उसके अंदर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है या फिर करंट सोर्स प्रेजेंट है या दोनों ही प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क। एंड द सर्किट विच कंटेन्स नो एनर्जी सोर्स, यानी कि उसके अंदर ना ही वोल्टेज प्रेजेंट है और ना ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों भी एनर्जी सोर्स अगर उसके अंदर एब्सेंट है, दैट टाइम वी कॉल इट एज पैसिव नेटवर्क। तो आई होप आपको समझा होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज में ये 2 टाइप्स क्यों है, एक्टिव के अंदर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है और पैसिव के अंदर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दिखाया है एक्टिव नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो वोल्टेज भी प्रेजेंट है और करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन पैसिव नेटवर्क के अंदर ना ही वोल्टेज सोर्स है और ना ही करंट सोर्स है, यानी कि एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे जाते हैं, और कौन सा टाइप था हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी, ठीक है, लीनियर नेटवर्क और लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर सर्किट में क्या होता है, in a linear circuit the values of elements are always constant, that is they do not depend on the value of voltage across them or value of current through them, यानी कि अभी कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से जो हमारे सर्किट के अंदर एलिमेंट्स है वो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे, दे आर कांस्टेंट, दैट मीन्स उनका जो सर्किट है हम क्या बोल पाएंगे, दैट इज लीनियर सर्किट, ठीक है। यानी कि उनकी वैल्यूज वोल्टेज या करंट के वजह से अफेक्ट नहीं हो रही है, जो उनकी कांस्टेंट वैल्यू है उतनी ही है, सो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर सर्किट। एग्जाम्पल सर्किट कंटेनिंग नॉर्मल रेजिस्टर, इंडक्टर्स एक्सेट्रा, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट उसका ही अपोजिट, दैट इज द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स मे चेंज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन वोल्टेज अक्रॉस देम एंड और करंट फ्लोइंग थ्रू देम, यानी कि वोल्टेज और करंट के फ्लो से एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है और चेंज होती है, दैट इज नथिंग बट इन नॉन लीनियर सर्किट। एग्जाम्पल क्या होगा, सर्किट्स कंटेनिंग डायोड्स, जहाँ पर डायोड्स प्रेजेंट होंगे उन सर्किट में जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। देन वी हैव ट्रांजिस्टर्स ऑल्सो, नॉन लीनियर रेजिस्टेंसेज एक्सेट्रा, दीज आर ऑल नॉन लीनियर सर्किट्स। आई होप एक्टिव पैसिव और लीनियर नॉन लीनियर अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यूनिलैटरल सर्किट, द वर्ड इज सेइंग अस व्हाट इज इट, यूनिडायरेक्शनल सर्किट, यानी कि in a unilateral circuit the behavior, that is the properties of the circuit as a whole changes with its direction of operation is reversed. Example, a diode does not conduct when reverse biased or conducts when forward biased. अब देखो हमें इसमें टाइप का नाम क्या है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ के नहीं जाएगा वो कैसे डेफिनेशन लिखेगा, जहाँ पर करंट
वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो यूनिलैटरल हो गया, जिसमें करंट बाय डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दैट इज बाय डायरेक्शनल हो गया, ऐसे लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप राइट डेफिनेशन लिखोगे। राइट डेफिनेशन क्या है, जिसमें द बिहेवियर ऑफ सर्किट एज अ होल चेंजेस व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन इज रिवर्स्ड, ठीक है। यानी कि अगर उसका हमने ऑपरेशन का जो हमने डायरेक्शन है वो ही रिवर्स कर दिया ना तो वो अलग परफॉर्म करेगा, और वापस से अगर उसको सेम कर दिया तो वो अलग परफॉर्म करेगा। लाइक जैसे मैंने इधर एग्जांपल दिया है, जो डायोड है इट डज नॉट कंडक्ट, यानी कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा जब वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, और वो कंडक्ट कब करेगा, जब वो फॉरवर्ड बायस में प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, यूनिलैटरल सर्किट्स के अंदर होती है। बायलैटरल यानी बाय डायरेक्शनल सर्किट में क्या हुआ, इन अ बायलैटरल सर्किट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किट एज अ होल आर सेम इन आइदर ऑफ द डायरेक्शंस, यानी कि आप रिवर्स करो या फॉरवर्ड करो या कोई भी डायरेक्शन में करो, उसकी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर चेंज नहीं होगा। दैट इज नथिंग बट बायलैटरल सर्किट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सर्किट्स हैविंग नॉर्मल रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स बिहेव इन सेम वे इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये भी समझा होगा यूनिलैटरल और बायलैटरल। उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी, जिसका मैंने आपको बता ही दिया इन शॉर्ट, लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो लम्प्ड नेटवर्क में क्या होगा, अ नेटवर्क इन विच ऑल द नेटवर्क एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल, यानी कि उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अगर हम उनको सेपरेट कर पा रहे हैं फॉर एनी पर्पस ऑफ स्टडी और एनीथिंग, तो हम क्या बोल पाएंगे, उसको लम्प्ड नेटवर्क बोल पाएंगे, ठीक है। देन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है तो इसका ही अपोजिट, दैट इज अ नेटवर्क इन विच द सर्किट एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एक्सेट्रा कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेबल फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है। हम उनको सेपरेट अगर नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और अगर हम इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं नेटवर्क एलिमेंट्स में तो दैट इज लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है। आई होप इतना भी समझा होगा। एंड हमारे नेटवर्क्स सारे यहाँ पर एंड होते हैं। उसके बाद वी हैव एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज दैट इज पावर सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें हमें इंडिपेंडेंट सोर्स मिलता है और डिपेंडेंट सोर्स भी मिलता है। तो लेट अस सी इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। सो अ सोर्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द सोर्स आइदर इट्स वोल्टेज और करंट, जहां पर भी एनर्जी सोर्स आ जाए ना वहां पर आपको वोल्टेज और करंट को रेफर करना है, ठीक है। तो अ सोर्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द लोड कनेक्टेड टू इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी कि हमारे सर्किट में कौन सा लोड प्रेजेंट है, किस टाइप का लोड प्रेजेंट है, या फिर वो हाई लोड है, लो लोड है, मतलब किसी भी टाइप का लोड है, उससे हमारे सोर्स पे, एनर्जी सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स कि हमारे वोल्टेज भी कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है, उसका लोड से कोई लेना देना नहीं है, जो भी लोड होगा वो उसमें सेम ही परफॉर्म करेगा। सो दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। और डिपेंडेंट सोर्स उसका ही अपोजिट, दैट इज अ सोर्स फॉर विच द सोर्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ लोड, ओके। यानी कि जिसके पैरामीटर्स ऑफ लोड मतलब हमारे एनर्जी सोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं या उसके हिसाब से हमारा एनर्जी सोर्स अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट सोर्स। अदरवाइज इंडिपेंडेंट सोर्स में जहां पर कुछ भी मतलब सोर्स पे असर नहीं पड़ेगा, चाहे पैरामीटर्स ऑफ लोड कुछ भी हो, ठीक है। So I hope independent source and dependent sources are also clear to you. Then we have an ideal voltage source, ठीक है। ये सारे definitions expected है, आपको definitions में 3, 4, 5 marks के लिए ये सब आ सकते हैं, तो इनमें से जो भी आए आपको बस concept याद रखना है and it will be easy for you to write, right? Then we have a source which always maintain a constant voltage, यानी कि अब हम ऐसे सोर्स की बात कर रहे हैं जो अपना वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करता है, यानी कि इक्वल टू इट्स ईएमएफ अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट डिलीवर्ड बाय इट इज कॉल्ड एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यानी कि हमारा सोर्स, कोई भी नेटवर्क है तो उसमें जो सोर्स है वो अपनी वोल्टेज को मेंटेन कर रहा है, क्या, कांस्टेंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स, ठीक है। चाहे कितना भी करंट डिलीवर हो, करंट ज्यादा भी होगा तो भी वोल्टेज उतनी ही रहेगी, कम भी होगा तो भी वोल्टेज उतनी ही रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दिखाया है ओपन सर्किट एंड लोड कनेक्टेड सर्किट, ठीक है। अभी इसका कुछ ज्यादा इसमें इंफॉर्मेटिव नहीं है, जस्ट आप क्या करो, जस्ट डेफिनेशन याद रखो। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, सिर्फ वोल्टेज जो है उस सोर्स की वो कांस्टेंट मेंटेन की जाएगी, चाहे करंट कितना भी उसमें से डिलीवर हो रहा हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। देन वी हैव एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। उसी के जैसा, बस यहाँ पर आप क्या होगा
हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, यानी कि अ सोर्स विच ऑलवेज डिलीवर्स अ कांस्टेंट करंट इक्वल टू इट्स वैल्यू टू द लोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड एज एन आइडियल करंट। ठीक है, यानी कि हमारा सोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट करंट डिलीवर कर रहा है, चाहे वोल्टेज ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, वोल्टेज से हमारे करंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, इसके बाद है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या है, देखो, अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि हमने क्या देखा था, आइडियल वोल्टेज सोर्स देखा था जिसमें कि वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करी थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट डिलीवर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, वही कनेक्शन है, बट हमने सीरीज में क्या कनेक्ट किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो अगर हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट टाइम वी कॉल इट एज इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ओपन सर्किट दिखाया है और लोड कनेक्टेड दिखाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आर आई जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, किसके, आइडियल वोल्टेज सोर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, V इज इक्वल टू आई आर एल। ठीक है, I क्या है, हमारा करंट है, और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आप सर्किट में भी देख सकते हो। तो अगर हम सर्किट देखें और आप अगर लोड कनेक्टेड सर्किट देखो तो आपको क्या दिखेगा, E इज इक्वल टू, ई क्या है, देखो, E इज इक्वल टू आई आर आई, यानी कि आप अगर नीचे आ रहे हो, ठीक है, करंट फ्लो में देखो, आप करंट फ्लो में, तो E से आप नीचे आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, आर आई मिल रहा है, और कौन सा करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज हमेशा क्या होता है, आई आर, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई आर आई प्लस, आगे जाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट। अब वहां पर भी कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, तो वापस यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा, आई आर एल। तो इट इज इक्वल टू आई आर आई प्लस, अब ये आई आर एल क्या है, हमने सपोज करा था V, यानी कि वो होता ही V है, तो दैट इज वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई आर आई प्लस V। तो अब हमें V क्या मिला, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आई। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वोल्टेज। सो दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और अब यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो तो आपको ग्राफ से पता चलेगा कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्या, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और यही ग्राफ अगर मैं आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स में दिखाऊं तो वो क्या था, लीनियर था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो जाता है। तो दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसके बाद होगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है आइडियल वोल्टेज सोर्स के, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है टू आइडियल करंट सोर्स, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो ये मतलब ये ओपन सर्किट डायग्राम है और ये क्या है, जिसमें लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और आप देख सकते हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वो सीरीज में कनेक्टेड थी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे एनर्जी सोर्सेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अब हमें बहुत आइडिया है सीरीज सर्किट क्या होता है और पैरेलल सर्किट क्या होता है, जस्ट इन ब्रीफ हम देखेंगे। तो अ सीरीज सर्किट इज वन इन विच सेवरल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। तो अब हम किससे डील कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इन वन मैनर, तो वो क्या होता है, सीरीज सर्किट होता है। तो सच अ कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड टू एंड कनेक्शन और कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, तो एंड टू एंड कनेक्शन और कैस्केड कनेक्शंस ये दो नाम है किसके लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए। सो देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा है, ये सीरीज सर्किट के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये डायग्राम आप देख सकते हो जिसमें R1 R2 R3 जो है सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, देन वी हैव
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर एक ही पाथ है करंट फ्लो होने के लिए तो हमारा सेम ही करंट फ्लो होगा ईच रेजिस्टेंस में। यहाँ पर हमने R1 R2 R3 कंसिडर किया था, तो तीनों में रेजिस्टेंस के अंदर जो है सेम करंट फ्लो होगा। फिर द सप्लाई वोल्टेज V इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज निकाले, दैट इज द टोटल वोल्टेज निकालें, so that will be the sum of individual voltage drop across the resistances। तो यहाँ पर V क्या होगा, V1 plus V2 plus number of times the voltage is there। then equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance, जो कि सीरीज की प्रॉपर्टी ही है, that is R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। then the equivalent resistance is the largest of all the individual resistances। of course जितने भी individual resistance हैं अगर हम उनको ऐड करके हमें R equivalent या resistance equivalent मिल रहा है तो that will be greater than those individual resistances। ओके, तो ये हो गई characteristics of series circuit। Then we have parallel circuit। ऐसे ही parallel circuit देखते हैं। So it is one in which several resistances are connected across one another in such a way that one terminal of each is connected to form a junction point while the remaining ends are also joined to form another junction point। यानी कि आप देख सकते हो, हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, तो जो एक के एक टर्मिनल्स होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं सारे, यानी कि अगर R1 R2 और R3 ये दो किस क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इनके जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो फॉर्म कर रहे हैं जंक्शन। सो ऐसा जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। और आप डायग्राम में भी देख सकते हो R1 R2 और R3 ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, रेजिस्टेंसेज। और I1 I2 I3 यानी कि जो भी एक करंट आ रहा है वोल्टेज से, आप देख सकते हो जितना एक करंट फ्लो होकर आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है, I1 में डिफरेंट करंट, देन I2 डिफरेंट एंड देन I3 डिफरेंट। और सीरीज में क्या हो रहा था, एक ही करंट जो है सारे रेजिस्टेंसेज में फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। द टोटल करंट गेट्स डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ पाथ्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज इन द पैरेलल, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अब यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस प्रेजेंट थे तो टोटल करंट जो है वो 3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। और तीनों में सेम करंट फ्लो होगा लेकिन अलग होगा रिस्पेक्टिवली जो हमारा जो करंट फ्लो होके आ रहा था मेन करंट, ठीक है। तो द टोटल करंट इज ऑलवेज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट्स। तो जो टोटल होगा वो ऑफकोर्स सेम होगा, I1 plus I2 plus I3। The reciprocal of the equivalent resistance of a parallel circuit is equal to the sum of reciprocal of individual circuit। यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स है पैरेलल की, तो उसमें रेसिप्रोकल जो होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो वो सारे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होता है। यानी जैसे हम कैसे लिखते थे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे होगा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सर्किट। और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस। अगर हमें कंडक्टेंस भी निकालना होगा सो दैट विल ऑल्सो बी द अरिथमेटिक एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंडक्टेंस। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट्स भी समझा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इन ऑफ रेजिस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। अब आई होप आपने जो है लास्ट यूनिट देखा है और आपको नॉलेज है कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ब्रीफ आइडिया दूंगी मैं आपको, एंड अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप पहले वो लास्ट यूनिट देखिए एंड देन आप ये वाले यूनिट को कवर करिए, ओके। देन स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अब हम रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। सो इफ द 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट वन एंड ऑफ ईच इज कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन पॉइंट कॉल्ड एज स्टार कनेक्शन। आप स्टार कनेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर R1 R2 और R3 दो तीनों भी कैसे कनेक्टेड है, एक पॉइंट में वो लोग सेम हो रहे हैं, राइट। एक जंक्शन आ रहा है जैसे कि वो स्टार अपना फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट स्टार कनेक्शन। तो जिसमें 3 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो एक दूसरे से, जैसे कि मतलब एक जंक्शन फॉर्म हो जाए बीच में, एंड दैट वी कॉल इट एज स्टार पॉइंट, ठीक है, जो मैंने एस से डिनोट करा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे सारे रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टार कनेक्शन।
इसके बाद आएगा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन भी हमने पढ़ा है, इफ द थ्री रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू फिनिशिंग टर्मिनल ऑफ द अदर, यानी कि एक टर्मिनल जहाँ एंड हो रहा है वहां से दूसरा टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, देन वो जहाँ से एंड हो रहा है वहां से थर्ड टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्लोज्ड नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। दिस इज नथिंग बट डेल्टा कनेक्शन। इफ इट कंप्लीट्स अ लूप देन द रेजिस्टेंसेज आर सेड टू बी कनेक्टेड इन डेल्टा। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर हमें एक क्लोज लूप मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, so this is called as delta connection. Then we have the very important and definitely asked question of this unit, that is delta to star ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें बहुत कम डेरिवेशंस है, लेकिन यस जो भी डेरिवेशंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेशन हम देख रहे हैं, दैट इज डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है तो उसको हम स्टार कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, थ्रू डेरिवेशन हम इसको देखेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डेल्टा कनेक्शन दिखाया है और इसको हम अब कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, स्टार कनेक्शन में। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स इन स्टार इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन सेम टू टर्मिनल्स इन डेल्टा। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना हैंड रिटन डेरिवेशन ही रखा है, बाकी मैंने टाइप भी करा है, अगर आपको वो समझे तो वो भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट से करती हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डेल्टा नेटवर्क इनटू स्टार नेटवर्क। अब आप देख सकते हो आपको पहले क्या बनाना है, एक डेल्टा नेटवर्क बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये डेल्टा नेटवर्क दिख रहा है, जिसको आप 1 2 3 उसके कॉर्नर्स को डिनोट कर दो। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, अब 1 और 2 कॉर्नर के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे R12। ठीक है, और जो 2 और 3 कॉर्नर्स के बीच में उसको आप क्या बोलोगे, R23। सिमिलरली R31। ओके, अब जो है करंट जो है I1 जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर। तो I1 I2 और I3 ये तीन जो है करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम के बारे में। अब हमें स्टार्ट करना है अपने डेरिवेशन को, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो हमें लेना है R12 डैश। ठीक है, R12 डैश हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, R12 किसके पैरेलल में है, R12 इज पैरेलल टू R31 एंड R23। आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर हमने सिर्फ R12 देखा तो R12 के सामने R31 और R23 प्रेजेंट है, इसका मतलब R12 किसके पैरेलल में है, R31 के और R23 के पैरेलल में। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा है, R12 डैश इज इक्वल टू R12 पैरेलल R13 और प्लस R23। ठीक है, अब ये पैरेलल में है। अब मैं अपना फॉर्मूला पता है कि अगर हमारा पैरेलल है, सपोज R1 पैरेलल टू R2 है, तो हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखते थे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर अगर R12 पैरेलल है R31 प्लस R23 के, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, R12 इंटू R31 प्लस R23। ठीक है, सेकेंड आप देख सकते हो जो इक्वेशन 1 है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो R12 इंटू R31 प्लस R23 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ बोथ, यानी R12 प्लस R31 प्लस R23। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, R12 डैश के लिए होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। R12 डैश कैसे निकाला, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। R12 डैश कैसे निकालेंगे, हम पहले R12 लिखेंगे और उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर देंगे। तो R12 डैश इज इक्वल टू R12 पैरेलल टू किसके है, R23 प्लस R31 के। ठीक है, और जब हम पैरेलल में जैसे R1 पैरेलल टू R2 है, तो हम उसको कैसे लिखते थे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिखते थे। सिमिलरली यहाँ पर कैसे लिखेंगे, R12 इंटू R31 प्लस R23, क्योंकि वो एक ब्रैकेट कंसिडर करेंगे और नीचे जो है सब ऐड हो जाएंगे, दैट इज R12 प्लस R31 प्लस R23। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, किसके लिए, R12 डैश के लिए। अब सिमिलरली हमें करना है R23 डैश के लिए और R31 डैश के लिए। ठीक है, तो R23 डैश के लिए आप देख सकते हो R23 कंसिडर करना है, विच इज पैरेलल टू किसका है, पैरेलल R23। अब उसके जो अपोजिट दो रेजिस्टेंस है वही आपको कंसिडर करने हैं। तो R23 इज पैरेलल टू R12 प्लस R31, और सेम इसको भी आपको आगे कैसे करना है, जैसे हमने R12 डैश के लिए किया। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है R23 डैश कैसे आएगा, R23 इंटू R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। सिंपल, जस्ट पैरेलल उनको कंसिडर करना है और उनको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे ही हमारा सेकेंड इक्वेशन भी आ गया R23 डैश के लिए। अब R31 डैश के लिए भी हम सेम करेंगे। तो इस वक्त मैंने डायरेक्ट लिखा है R31 डैश इज इक्वल टू R31 इंटू जो
जो दूसरे अपोजिट हैं वो आएंगे यहाँ पर एडिशन में ब्रैकेट के अंदर। सो R12 प्लस R23 जो है वो ब्रैकेट में आ गया और नीचे जो है हमें सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, R12 डैश, R23 डैश और R31 डैश, ठीक है। अब ये 1 2 3 इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे फॉर द टाइम। अब हमें स्टार नेटवर्क बना देना है, ठीक है। अब स्टार नेटवर्क आप बनाओगे तो आपको स्टार नेटवर्क बनाने आता है, R1 R2 और R3 ऐसे हमें स्टार कनेक्शन में देना है, ठीक है। अब रिमेंबर यहाँ पर आपको R12 R23 R31 इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है स्टार कनेक्शन के अंदर, ठीक है। सब इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। सो आई एम मार्किंग द पॉइंट जहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको यहाँ पर स्टार कनेक्शन में क्या लिखना है, R1 R2 और R3। अब जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्शन किसके बीच में दिखाया है, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्शन दिखाया है, राइट। तो ये हो गया एक डायग्राम। सिमिलरली आपको 2 डायग्राम और बनाने हैं जिसके अंदर आप 2 3 को लोड दिखाओगे और थर्ड डायग्राम के अंदर 1 और 3 को लोड दिखाओगे। तो दिस इज नथिंग बट स्टार नेटवर्क, ओके। और यहाँ पर आप ऐसे, अगर आप एक भी दिखाओगे तो इट्स ओके, लेकिन आपको मतलब फुल मार्क्स चाहिए ना, तो पूरा मतलब बस यही तो डायग्राम है। जैसे यहाँ पर 1 2 को कनेक्ट किया है वैसे ही 2 3 में कनेक्ट कर दो और वैसे ही थर्ड वाले डायग्राम में 1 3 में कनेक्ट कर दो, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, हम स्टार नेटवर्क ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का क्या स्टेप है, इसके बाद हमें दिखाना है R12 डैश, किसके अंदर, स्टार नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो R12 डैश क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। सिंपली जो नंबर आप R के साइड में लिख रहे हो ना, जैसे R12, तो बस उसको ऐड कर देना है। तो R12 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वैसे ही R23 डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R3, वैसे ही R31 डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R1, ठीक है। ये इतना हो गया। अब फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ R1 हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अब R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो है इक्वेशन, ये आपको याद रखना है, क्या, R12 डैश प्लस R31 डैश माइनस R23 डैश, ठीक है। याद रखना है आपको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको याद ही रखना पड़ेगा कि आपको पहले R12 डैश प्लस R31 डैश करना है माइनस R23 डैश करना है। याद रखना यहाँ पर सब क्या करते हैं, कौन सी मिस्टेक करते हैं, R12 डैश प्लस R23 डैश माइनस R31 डैश कर देते हैं, लेकिन ये गलत फॉर्मेट है, आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, R12 डैश प्लस R31 डैश माइनस R23 डैश, ओके। अब यहाँ पर, अब इसको हमने R12 डैश को ऊपर क्या लिखा है, देखो R1 प्लस R2, तो वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। प्लस R31 डैश को क्या लिखा था, R3 प्लस R1, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। माइनस R23 डैश को क्या लिखा था, R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस R2 माइनस R3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से R2 और R3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस की वजह से, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 2R1 मिला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आप समझ के चल रहे हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमको क्या मिला, 2R1 मिला। अब इसको हम इक्वेशन 4 कंसिडर करेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है देखते हैं। अब फॉर डेल्टा, अब हमें जो है डेल्टा कनेक्शन समझना है। ये जो हमें 2R1 मिला वो किसके लिए मिला, स्टार कनेक्शन के लिए मिला, ओके। अब जो है हमें डेल्टा कनेक्शन से सेम इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अब डेल्टा कनेक्शन के लिए भी मैंने सेम इक्वेशन लिखा है, कौन सा, R12 डैश प्लस R31 डैश माइनस R23 डैश। अब हमने फर्स्ट स्लाइड में जो R12 डैश, R23 डैश और R31 डैश निकाला था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर हमने R12 डैश निकाला था, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने R23 डैश और R31 डैश निकाला था। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये डेल्टा की वैल्यूज़ हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ को हमें सेम इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने R12 डैश की वैल्यू पुट कर दी, R31 डैश की वैल्यू पुट कर दी और R23 डैश की वैल्यू पुट कर दी, ओके। अब हमें क्या है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है, राइट। तो हमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, R12 प्लस R31 प्लस R23 मिल गया। अब अंदर जो है हम इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो R12 इंटू R31 हो गया प्लस R12 इंटू R23 प्लस आगे वाले में R31 R12 प्लस R23 R31, फिर माइनस साइन का यहाँ पर ध्यान रखना, फिर माइनस R23 R12, फिर माइनस आएगा R23 R31, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। वो कैंसिल करने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, 2R12 R31 अपॉन R12 प्लस R31 प्लस R23, ठीक है। इधर तक सिंपल है, यहाँ तक हमें इसको अब इक्वेशन नंबर 5 डिनोट करना है, ठीक है। अब ये भी वैल्यू हमें सेम आई और सेम इक्वेशन की, लेकिन हमने ये किसके लिए निकाली है, डेल्टा कनेक्शन के लिए। और जो स्टार कनेक्शन के लिए यहाँ पर निकाली थी वो क्या थी, 2R1 थी। अब हमें इस 2R1 को और ये जो डेल्टा कनेक्शन के लिए वैल्यू निकाली है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2R1 इज इक्वल टू 2R12 R31 अपॉन R12 प्लस
R31 प्लस R23। तो 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन मिलेगा R1 इज इक्वल टू R12 R31 अपॉन R12 प्लस R31 प्लस R23। ठीक है, ये किसके लिए इक्वेशन हो गया, रेजिस्टेंस 1 के लिए। अगर अब हम देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है, R12 और R31। ठीक है, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस R1 के लिए निकाल रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में R12 और R31 यानी कि दोनों में भी 1 प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। तो R1 दोनों में भी प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन में कैसे बना सकते हो, मतलब आप R23 नहीं लिखोगे, बस R13 और R13 और R12 लिखोगे। ठीक है, जिसमें 1 प्रेजेंट है। रिमेंबर हमारे पास बस 3 ही है, R12, R23 और R31। ठीक है, तो जिन दोनों में 1 प्रेजेंट है वो आपके न्यूमरेटर में आएगा, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, दैट इज R12 प्लस R31 प्लस R23। अब इस इक्वेशन को लेके हम R2 और R3 जो है सिमिलरली फॉर्मेट में लिख देंगे। तो हमें R2 क्या मिला, इसको आपको डिराइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट आपको R1 निकालना है और सिमिलरली करके आपको R2 और R3 लिख देना है। ठीक है, R2 के लिए क्या लिखेंगे, अब इसमें R2 है ना, तो हम देखेंगे कि 2 किस में प्रेजेंट है, तो R23 और R12 इन दोनों में भी 2 प्रेजेंट है, तो ये हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। और कौन सा न्यूमरेटर में नहीं आएगा, R31 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है, रिमेंबर दिस ट्रिक, इससे आपका जो इक्वेशन है वो कभी गलत नहीं होगा। ओके, और डिनोमिनेटर भी सेम ही है, दैट इज R12 प्लस R23 प्लस R31। और R3 के लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, R23 R31। ठीक है, इस दोनों में भी 3 प्रेजेंट है। आई होप आपको समझा होगा। बस इतना ही क्या है हमारा डेल्टा कनेक्शन, बस यही हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, नेटवर्क में, स्टार कनेक्शन के अंदर। ठीक है, अब आप स्टार नेटवर्क बना के, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार नेटवर्क बना दो और उसके अंदर R1 R2 और R3 शो कर दो। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया, और ये इक्वेशन जो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं सम अदर टाइम्स, तो आप इसको याद रख सकते हो। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या किया स्टार्टिंग से। तो पहले तो हमने डेल्टा कनेक्शन बनाया। ओके, डेल्टा कनेक्शन के बाद हमने R12 डैश, R23 डैश और R31 डैश निकाल लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पैरेलल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार नेटवर्क है। ठीक है, तो स्टार नेटवर्क के लिए हमने ऐसे कनेक्शन दिखा दिया। अगर हम 1 2 के लिए निकाल रहे हैं तो ऐसा कनेक्शन दिखा देंगे, 2 3 के लिए अलग, 3 1 के लिए अलग, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम जो है स्टार नेटवर्क के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो R12 डैश क्या आएगा, R1 प्लस R2, सिमिलरली R23 डैश आएगा R2 प्लस R3। ऐसे हम इक्वेशन बना लेंगे। और एक इक्वेशन जो हमें याद रखना है, जिस बेसिस पर ही हमारा जो है आगे कैलकुलेशन होना पॉसिबल है, अगर आपने यही गलती कर दी तो आगे आपका इक्वेशन रॉन्ग ही आएगा। तो R12 डैश प्लस R31 डैश माइनस R23 डैश। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है। और जो हमने अभी ऊपर वैल्यूज अज्यूम करी थी वो वैल्यूज इधर पुट कर देनी है, कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी और हमें क्या मिल जाएगा, 2R1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मार्क कर देंगे। उसके बाद डेल्टा के लिए सेम इक्वेशन लिखा जो मैंने आपको याद करने का था, और जो है डेल्टा के लिए जो हमने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन R12 डैश, R23 डैश और R31 डैश निकाले थे वो अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करके कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमें क्या मिलेगा, 2R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 मिलेगा। अब ये इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन दैट इज 2R1 को हम इक्वेट कर देंगे, तो दोनों साइड का बस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें R1 के लिए एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, और सिमिलरली R2 और R3 के लिए हम उसे निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो डेल्टा कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दैट कन्वर्जन। और ये मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने रिटर्न फॉर्मेट में भी यहाँ पर लिखा है, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो समझा है वो लिख लीजिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। और ये इसका जो है मतलब डेफिनेशन समझ लो आप, द इक्विवेलेंट स्टार रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ गिवन टर्मिनल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डेल्टा रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू द सेम टर्मिनल डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डेल्टा रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पर भी वो ही सेम इक्वेशंस आ रहे हैं। ओके, अब है स्टार कनेक्शन को हमें डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या जरूरी होगा, देखो अभी यहाँ पर मैंने रिटर्न फॉर्मेट में भी लिखा है, बट जैसे कि आपको पता है मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में ही ज़्यादा इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने वो रखा है। अब यहाँ पर द इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल इज द सम ऑफ द 2 स्टार रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू दोज टर्मिनल्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द सेम 2 स्टार रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय द थर्ड स्टार। अभी मुझे पता है आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ये क्या डेफिनेशन है, तो इसको हम
थोड़ी देर वेट करते हैं, पूरा डिराइव कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमें स्टार टू डेल्टा कनेक्शन करने बोला है तो देखो सिंपल है, डेल्टा टू स्टार से तो सिंपल ही है। ओके, तो जस्ट इसमें आपको क्या याद रखना है, जो हमने अभी जो हमने फॉर्मूले निकाले, जो इक्वेशन निकाले R1 के लिए क्या था, R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है, जो हमने अभी इक्वेशंस फाइंड आउट करे ना डेल्टा टू स्टार कनेक्शन करते वक्त, तो वो ही पहले हमें यहाँ पर लिख देने, यानी R1 R2 और R3 लिख देने, ठीक है, सिंपल, ये तो हमारे मेमोरी बेसिस पर ही है। तो R1 कैसे लिखोगे आप, R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, सिमिलरली R2 और सिमिलरली R3। अब क्या करना है आगे, जो मेन पार्ट है, हमें R1 इंटू R2 करना है, R2 इंटू R3 करना है और R3 इंटू R1 करना है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ डिराइव कर रहे हो तो आपके सामने R1 R2 R3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको उसमें से R1 इंटू R2 करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, रिमेंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर देखो R12 और R12 दोनों साइड प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, R12 का स्क्वायर मिलेगा इंटू R31 इंटू R23, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, R1 R2 मिल गया। अब सिमिलरली हमें R2 इंटू R3 करना है और सिमिलरली R3 इंटू R1 करना है, ठीक है, तीनों को एक दूसरे से हमें जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे। अब क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशन हमें मिले हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इनको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। रिमेंबर द स्टेप्स, पीपल फॉरगेट द स्टेप्स एंड दे डू देयर डेरिवेशन रॉन्ग इन एग्जाम्स, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप्स याद रखना है, आपको क्या करना है, बाकी आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये हम मतलब लोअर क्लासेस से भी करते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने R1 R2 R3 ये जो है इन सब की वैल्यूज लिखी जो कि हमें पता है और हमने अभी ही निकाली है, ठीक है। जस्ट आपको स्टार टू डेल्टा करते वक्त वो डायरेक्ट लिखनी है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, R1 इंटू R2 करना है, R2 इंटू R3 करना है और R3 इंटू R1 करना है। तो ये वाले जो इक्वेशन आ गए, इसके बाद इन तीनों को भी जो है हमें ऐड कर देना है। तो हम अगर तीनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रह गया, यानी R12 प्लस R23 प्लस R31 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, सब जो है न्यूमरेटर वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर माइनस साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐड ही होंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास अब इक्वेशन आया है, अब इसको क्या करना है, हमें लास्ट स्टेप डिवाइड करना है, किससे, R1 से। अब R1 क्या था, जो यहाँ पर हमने लिखा है वही, दैट इज R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, जस्ट इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस इक्वेशन को। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें पता है R1 क्या है, R12 प्लस R23 प्लस R31 अपॉन R12 और R31। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा। इसका मतलब नीचे का जो हमें स्क्वायर मिल रहा था ना, वो एक स्क्वायर और न्यूमरेटर R1 का कैंसल आउट हो जाएगा, सिंपल। अब हमें क्या करना है, देखो R12 और R31 नीचे प्रेजेंट है, राइट, डिनोमिनेटर में। अब ये एक एक करके हम जो है ना न्यूमरेटर में, जैसे अभी R12 स्क्वायर, R31 R23 ये प्रेजेंट है ना, अब नीचे क्या है, R12 और R31, बस इतना देखना है हमें। तो R12 और R12 स्क्वायर, एक R12 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, R12, और एक R31 से R31 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट के लिए R12 R23 मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है R12 और R23, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड इधर करिए, R12 और R31 में, तो यहाँ पे R12 और R31 बीच वाले में से निकल जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, R23 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, R23 का स्क्वायर लिखा है, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखो वापस से R12 R31 को डिवाइड करो, किससे, थर्ड जो बचा हुआ है इससे, दैट इज R12 R23 और R31 का स्क्वायर। तो R12 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ R23, और R31 स्क्वायर में से एक R31 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R23 R31। क्या वही यहाँ पर प्रेजेंट है, यस, दैट इज R23 और R31, और नीचे डिनोमिनेटर में R12 प्लस R23 प्लस R31 प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर R12 प्लस R23 प्लस R31 कॉमन निकालेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर से वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट में क्या रहेगा, R23 रहेगा, तो हमें क्या मिला, R23। अब ये R23 क्या है, R23 इज नथिंग बट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1। अब आप बोलोगे ये कहाँ से, अरे हमने यही तो किया है ना, हमने सबको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, उसके बाद डिवाइड किया, किससे, R1 से, तो वही हमने मल्टीप्लिकेशन करके इधर ऐड करके लिखा है। देखो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1, ठीक है। स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यही पॉइंट है। क्या, अगर हमें R23 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर तो सब ऐड कर देंगे, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, और नीचे डिवाइड किससे करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करो, हम R23 निकाल रहे हैं जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, क्या नहीं है, तो उसी से हमें डिवाइड कर देना है। सिंपल, कैसी लगी मेरी ट्रिक जरा कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तो R23 को हम डिवाइड करेंगे R1 से, तो ये हो गया किसके लिए इक्वेशन, R23 के लिए। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो नीचे R1 प्रेजेंट है ना, तो जो भी एडिशन में कंपोनेंट्स हैं जैसे हमने अभी करा था वैसे R1 सब में से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट में R1 R2 अपॉन R1 क्या मिलेगा, R2 मिलेगा, R1 कैंसिल होके, प्लस R2 R3 अपॉन R1, तो इधर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर R1 R3 अपॉन R1, तो R1 कैंसिल और बचेगा क्या, R3। तो हमें क्या मिला, R2 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। तो
ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, R23 के लिए हो गया। अगर आपको ये सिंप्लीफाइड नहीं भी लिखना है तो इट्स ओके। मेन फॉर्मूला क्या था, R23 इज इक्वल टू R1 टू R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 अपॉन R1, ठीक है। ये से भी लिख सकते हो या फिर आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप किसके लिए लिख दोगे, R12 के लिए और R23 के लिए, ठीक है। R23 के लिए हमने लिख दिया, R12 के लिए और R31 के लिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ना R1 से, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, लास्ट में R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1, यानी कि अगेन अगर आप ऑब्जर्व करो तो अगर हम R23 निकाल रहे हैं तो पहले क्या कर रहे हैं, R2 कर रहे हैं प्लस किसके साथ, R3 के साथ, प्लस R2 R3, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में क्या है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, R1, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो सिमिलरली हम R12 के लिए कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R12 अपॉन R3। सिमिलरली R31 के लिए कैसे लिख सकते हैं, R3 प्लस R1 प्लस R31 अपॉन R2। तो ये क्या हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये क्या है, हमारे पास समरी है स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार की, ठीक है। आप कंसिडर कर सकते हो। और यस, अगर आपको अभी भी कोई डेरिवेशन में डाउट है ना, तो आप वापस से रिवाइंड करके देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने समरी में लिखा है स्टार टू डेल्टा के लिए फॉर्मूलाज और डेल्टा टू स्टार के लिए फॉर्मूलाज, जो कि हमने डिराइव करे थे, ठीक है। देन अब आता है हमारे पास ये न्यूमेरिकल। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। अब ये जो है ना P/Q है, ऐसे ही क्वेश्चन इस यूनिट में आएंगे। तो आप इसको अब कैसे निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें आप डायग्राम में देख सकते हो, जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो निकालना है। उसके बीच में हमें रेजिस्टेंस दिए कितने सारे हैं ना, देखो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा सा लिख दिया है, जहाँ पर मैंने 7, 2 और 5 के में एक ब्लॉक बनाया है और 6, 6, 10 यहाँ पर राइट साइड में एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जो है सब सीरीज में प्रेजेंट है, राइट, जिनको मैंने ब्लॉक में लिखा है। और अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने जो ये ब्लॉक में लिखा है ना, उनको मैंने ऐड कर दिया और सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर एज इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 + 2 9 + 5 कितना होगा, 14 ओम। तो यहाँ पर मैंने 14 ओम लिख दिया नीचे वाले सर्किट में, अगर आप देखो, ठीक है। ऊपर क्या है, 6 + 6 + 10, तो कितना होगा, 22 ओम। बाकी सब सेम है। तो आप, आई होप मैंने यहाँ तक तो आपको क्लियरली बता दिया। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी सीरीज में है ना, उनको R इक्विवेलेंट करके लिख दिया है। तो हमें थोड़ा सा हमारा जो सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें 14 ओम मिल गया और यहाँ पर 22 ओम मिल गया, बाकी जो है वो एज इट इज है। और अगर अब आप नोटिस करो, यहाँ पर जहाँ पर 6, 6, 6 ओम दिया हुआ है, ये क्या है, कौन सा कनेक्शन लग रहा है आपको, स्टार कनेक्शन लग रहा है या डेल्टा कनेक्शन लग रहा है, यस ये डेल्टा कनेक्शन है, ओके। तो ये डेल्टा कनेक्शन को अभी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। इसीलिए तो हमने डेरिवेशन पढ़ा था, स्टार को डेल्टा करने के लिए, डेल्टा को स्टार करने के लिए। तो अब यहाँ पर डेल्टा है तो हम इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं हम इसको अब स्टार में कैसे कन्वर्ट करें। हमारे पास फॉर्मूला है, डिराइव किया हुआ है अभी, डेल्टा टू स्टार। तो R1 इज इक्वल टू क्या था, R12 R31 अपॉन R12 प्लस R31 प्लस R23। रिमेंबर मैंने आपको ट्रिक दे के रखी है कि आपको इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर दो तीनों भी जो हमारे रेजिस्टेंस है वो इक्वली है, 6, 6, 6, ठीक है। तो हम इनको बिना देख के भी यहाँ पर हम 6, 6, 6 सबको लिख सकते हैं, राइट। R12 6 हो गया, R31 6 हो गया, बाकी सारे रेजिस्टेंस भी 6 हो गए। तो यहाँ पर 6 × 6 अपॉन 6 + 6 + 6, बहुत 6, 6 हो गया, राइट। तो यहाँ पर 6 × 6 क्या होगा, 36 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 18। डिवाइड करके हमें R1 क्या मिल गया, 2 ओम। अब यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस R1, R2 और R3 तीनों भी क्या है, सेम है, उनकी वैल्यू 6 ओम ही है। तो हमें वापस से R2 और R3 निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, इक्वली आएंगे। और इन द केस अगर वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो आप सबके लिए सेम फॉर्मेट में जो है आप वैल्यूज़ निकाल लोगे R2 R3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो R1 R2 और R3 तीनों भी सेम है, यानी कि क्या वैल्यू आई, 2 ओम। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में कैसे बनाना पड़ेगा, स्टार कनेक्शन में, क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और अब हमें 2 ओम मिला है, तो हमें देखो कैसे लिखना पड़ेगा, 2 ओम 2 ओम और नीचे 2 ओम, और नीचे जो वो 10 ओम पहले से था वो एज इट इज है, ठीक है। बाकी सारे रेजिस्टेंसेज एज इट इज है, जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करा है। अब रिमेंबर जो मैंने यहाँ पर अब सर्कल ब्लॉक जो भी समझो आप मैंने बनाया है, ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो 4 और 2 सीरीज में लग रहा है ना, तो 4 + 2 क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, राइट। यहाँ पर देखोगे तो 2 और 22 क्या आएगा, 24
4 आएगा। और नीचे जो है हमारे 2 और 10 वो भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमें 2 + 10 क्या आएगा 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और 22 ये भी सीरीज में प्रेजेंट है, तो 2 + 22 क्या होगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हो 2 + 10, तो 2 + 10 क्या आ जाएगा, अगेन ये दोनों सीरीज में है तो 12 आ जाएगा। तो बस अब हमें इनकी जगह सिंप्लीफाई करके जो है ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आई है वो लिख देनी है। तो हमारे पास कैसा हमारा सर्किट बना, देखो कितना सिंपल हो गया। हमें सर्किट कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया था तो हमने उसको कितना सिंपल बना लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिला 12 ओहम, फिर 24 ओहम, 6 ओहम और 14 ओहम एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 ओहम और 24 ओहम ये कैसे हैं, पैरेलल में है, राइट, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हमें क्या था, हमारे पास फॉर्मूला 12 पैरेलल टू 24, तो 12 × 24 अपॉन 12 + 24 करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर R1 R2 के पैरेलल है तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2 ऐसे होगा। तो वैसे ही करके यहाँ पर आप कैल्शियम में वैल्यूज पुट करिए, आपको जल्दी से रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा 8 ओहम। तो अब हम इन दोनों की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 ओहम लिख देंगे। तो और सिंपल हो गया हमारा सर्किट। हमें क्या मिला, सिर्फ 14 ओहम, 6 ओहम और 8 ओहम। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 6 और 8, ठीक है। आप 6 और 8 ले लो या 14 और 6 ले लो, कोई भी दो लो जो कि सीरीज में है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 और 8, तो मुझे ऐड करके 6 और 8 क्या मिलेगा 14 ओम मिल जाएगा। अब 14 और 14 पैरेलल हैं, तो बस ये लास्ट स्टेप है और हमें हमारा आर और ए बी के बीच का रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो 14 और 14 पैरेलल हैं, तो 14 पैरेलल टू 14, 14 × 14 अपॉन 14 + 14, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 ओहम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 7 ओहम। आई होप कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझा होगा, मैंने बहुत ईजिली आपको बताया है। और आप भी ऐसे ही ब्लॉक्स बनाओ अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको ईजी समझेगा कि आपको कौन से जो है सीरीज में लेना है, कौन से पैरेलल में लेना है और किनको ऐड करना है, ठीक है। फाइनली आपको ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद आता है ये वाला जो है मैंने होमवर्क के लिए रखा है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, सारा सोल्यूशन अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ मैंने दिया है आपको फाइनल वैल्यू के साथ। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार खुद ट्राई करो, बहुत सिंपल है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला भी नहीं दिया है मैंने, ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वाला जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपको डेल्टा से स्टार कहाँ पर कन्वर्ट करने आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको फाइनल रेजिस्टेंस चेक कर लो, ठीक है। अगर नहीं समझे तो आप सोल्यूशन रेफर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। अब आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। तो आपको एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज एंड लाइक उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा केसीएल और केवीएल, ठीक है। हमने पढ़ा ही है बट यहाँ पर हमें कैसे इन्फॉर्मेटिव तरीके से एक्सप्लेन करना है। देखो पहले तो आ जाता है केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। हमें पता है उसका डेफिनेशन क्या आएगा, the total current flowing towards the junction point is equal to the total current flowing away from that junction point। सिंपल हमें पता है जितने करंट आ रहे हैं उस जंक्शन में उतने करंट को हमें ऐड करना है और जितने करंट जा रहे हैं उतने करंट्स को हमें माइनस करना है। यही तो होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। और अब हमें क्या पता है कि जितना करंट आ रहा है उतना ही इक्वल करंट जाएगा भी जंक्शन में से, ठीक है। सो द टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये सारे स्टेटमेंट्स तो हमें पता ही है, ये आप एक ऐसा जैसे मैंने डायग्राम इधर दिखाया है I1 I2 अंदर आ रहे हैं जंक्शन के, I3 और R4 दे आर गोइंग आउटसाइड। तो R1 + R2 इज इक्वल टू R3 + R4 ऐसे करके दिखा दो और समेशन ऑफ करंट्स जो है वो 0 आएगा क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतने करंट जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट इजीली आप जो है आपको ये डायग्राम बनाना है और इसी के जो है करंट्स को इक्वेशन में लिख देना है, दैट इज R1 + R2 इज इक्वल टू R3 + R4 इन दिस केस। तो ये किसके लिए एक्सप्लेनेशन हो गया केसीएल के लिए। अब केवीएल के लिए आप क्या एक्सप्लेन करोगे, एज द डेफिनेशन सेज दैट इफ एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट्स ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इन द पाथ, ठीक है। हमें पता है ये वाला डेफिनेशन किसके लिए होता है, केवीएल के लिए होता है। तो हमारा जो समेशन होगा ऑफ ईएमएफ इट इज इक्वल टू 0। और ये अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे केवीएल के अंदर, अगर समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू 0। अब देखो आप एकदम इसी डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप अगर देखो तो यहाँ पर क्या है,
पहले लेफ्ट साइड में E1 प्रेजेंट है, तो E1 माइनस IR1, क्योंकि हमारे हर रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, करंट एसोसिएटेड होगा। अब इस पूरे सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट में सिर्फ I करंट फ्लो हो रहा है, तो E1 माइनस IR1 माइनस IR2, ठीक है। अगर आप ऐसे जाओगे तो माइनस IR1 IR2 ऐसे आएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आएगा। लेकिन अगर सपोज आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया है ना, तो लीव इट, हम आगे जो है मेरे पास मैंने न्यूमेरिकल्स जैसे अभी हमने सर्किट सॉल्व किया था ना, वैसे ही है, तो आपको उसमें समझ जाएगा कि आपको कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन कन्वेंशन है वहाँ पे समझ में आ जाएंगे, तो आप वो ही यहाँ पर लिख देना। ओके, तो एक सिंपल सर्किट कंसिडर करके आपको उसमें KVL जो है अप्लाई करके दिखाना होगा। जस्ट आपका KCL KVL एक्सप्लेन हो गया। अब मैं जो आपको बता रही थी, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आना एक्सपेक्टेड है। अगर KCL KVL एक्सप्लेन करने नहीं आया तो ये न्यूमेरिकल आएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू PQ यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यानी कि PQ आप देख सकते हो, P और Q कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पर 3 ओहम है, राइट। ये न्यूमेरिकल में देखो, तो यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर PQ के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे किरचॉफ्स लॉ को यूज करके। तो पहले तो आप देख सकते हो कि हमें 2 लूप दिख रहे हैं इसके अंदर, लूप 1 और लूप 2, ठीक है। दोनों के अंदर हमें करंट जो है सेम दिखाना है। कैसे करंट फ्लो हो रहा है, आप डायरेक्शन देख सकते हो, मैंने डायरेक्शन शो किए हैं, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाकी अब आप क्या करोगे, जहाँ पर आपको वोल्टेज दिख रहा है, देखो मैंने अपने फर्स्ट जो मैंने सिंप्लीफाइड, मतलब सिंप्लीफाइड नहीं किया है, उसी को मैंने कॉपी किया है। जस्ट मैंने यहाँ पर लूप 1 लूप 2 मेंशन किया है, करंट डायरेक्शन मेंशन किया है, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है हमें वोल्टेज को, ठीक है। तो 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, इन दोनों में आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया। अब मैंने ये क्यों किया है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया है। देखो, पहले हम लूप 1 के लिए करंट निकालेंगे, उसके बाद लूप 2 के लिए करंट निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमें PQ है, यहाँ पर कौन सा करंट आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो पहले लूप 1 के लिए कैसे आएगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पर लूप, इस वक्त सिर्फ आपको लूप 1 कंसिडर करना है, डोंट सी लूप 2, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होना चाहिए इस वक्त, ठीक है। तो लूप 1 के लिए अगर हम देखें, अब जैसे देखो वो एरो जा रहा है ना, उस हिसाब से आपको सारी वैल्यूज को इक्वेट करना है। अगर आप वैसे नहीं जाओगे तो आपके साइंस जो है वो गलत हो जाएंगे और आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हमेशा आपको वोल्टेज से स्टार्ट करना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वोल्टेज से हमें कहाँ क्या मिल रहा है, नीचे से आएंगे ना, हम देखो हमारा एरो कैसे जा रहा है, तो हमें माइनस साइन मिलेगा, दैट इज -24। तो -24 से हम आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ओहम, और 2 ओहम क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के साथ कौन सा करंट एसोसिएटेड है, तो I1 करंट एसोसिएटेड है। लूप 1 के अंदर I1 करंट है और लूप 2 के अंदर I2 करंट एसोसिएटेड होगा। तो पहले हमें लूप 1 के लिए देखना है जिसमें हम I1 कंसिडर करेंगे। तो जैसे ही हम रेजिस्टेंस के पास जाएंगे, रिमेंबर अब जो भी हम रेजिस्टेंस लेंगे ना उसको हमें प्लस में ही लेना है, ठीक है। अगर हम ऐसे हम इस वाले रोटेशन के फॉर्मेट में जाएंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा। और आप हमेशा रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लो, और जो वोल्टेज में हमें जो भी मिल रहा है, देखो अब आप बोलोगे कि अब हमने पॉजिटिव 24 क्यों नहीं लिया, तो हम पॉजिटिव 24 क्यों लेंगे, जब हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा करंट जा रहा है, यानी कि -24 होगा, ठीक है। तो -24 प्लस 2I1 आएगा। अब ये 2I1 कहाँ से आया, तो हमारा जो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, वो उसके साथ हमें करंट ज्वाइन करना है, क्योंकि हम वोल्टेज का एडिशन कर रहे हैं ना, राइट। और वोल्टेज क्या होता है, V = IR, ओम्स लॉ। तो हमारा I जो है, I होगा I1 और R क्या है यहाँ पर 2 ओम, ठीक है। वोल्टेज के लिए सिर्फ -24 आएगा, प्लस हमें 2 ओम को जो है वो वोल्टेज के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो +2I1। अब आप देख सकते हो, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम किधर आ रहे हैं, 4 ओहम में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 4 ओहम जो है ये लूप 1 और लूप 2 दोनों के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि इसमें I1 करंट भी फ्लो होगा और I2 करंट भी फ्लो होगा। लेकिन अगर हम लूप 1 कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा करंट बड़ा होगा, I1 करंट बड़ा होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 इन द ब्रैकेट I1 माइनस I2 लिखेंगे। रिमेंबर, जो भी हमारी ब्रांच जो है वो दोनों लूप्स को अगर सेम है, ठीक है, तो हमें वहां पर जो हम लूप कंसिडर करे हुए हैं, दैट इज I1 कंसिडर किया है, तो I1 में से हम माइनस करेंगे I2, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना। उसके बाद 4 ओहम के बाद वापस से हम लूप में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ओहम। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ओहम है और वहां पर I1 ही करंट फ्लो हो रहा है, तो +5I1 = 0। आई होप कि आपको अब समझा होगा कि हम KVL कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बस अब हमें इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो हमें जो है लास्टली इक्वेशन क्या मिल जाएगा, जो मैंने इक्वेशन 1 डिनोट किया है, दैट इज 11I1 - 4I2 = 24। तो
तो ये इक्वेशन किसके लिए आ गया, हमारा लूप 1 के लिए आ गया। अब जो है हम लूप 2 के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी सेम जो सर्किट है वो ही रखा है, कोई अलग नहीं है, बस हम लूप 2 के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो अभी आपको लूप 2 के लिए कंसिडर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमेशा वोल्टेज से जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमेशा जो है लूप से यानी कि वोल्टेज से स्टार्ट करोगे, राइट। तो हमेशा वोल्टेज से स्टार्ट करने के लिए अगर हम सिर्फ लूप 2 को देखें, अब लूप 1 को नहीं देखना है हमें, तो लूप 2 को देखें तो हमारा जो करंट डायरेक्शन है कैसे जा रहा है, अब जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है करंट, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव लेंगे, किसको, 12 वोल्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 12 पॉजिटिव लिखा है। फिर यहाँ से जो है हम एरो वाइज जाएंगे लूप में, तो हमें वापस क्या मिल रहा है, 4 ओहम। अब यहाँ पर जो है लूप 2 और लूप 1 में अगेन ये जो ब्रांच है वो सेम है। अब मैंने आपको I1 में क्या बताया था लूप 1 में, कि हम जो लूप कंसिडर कर रहे हैं ना उसका करंट हमें बड़ा रखना है। तो यहाँ पर हम लूप 2 कंसिडर कर रहे हैं तो हम I2 को बड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 माइनस I1 करेंगे इस लूप के लिए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। प्लस इसके बाद कौन सा है, हमारा 3 ओहम रेजिस्टेंस है, तो प्लस 3। अब याद रखना यहाँ पर हम I2 लिखेंगे क्योंकि लूप 2 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, और इक्वेट तो 0 को ही करना है। तो फाइनली हमको इससे इक्वेशन क्या मिलेगा, -4I1 + 7I2 इज इक्वल टू -12। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो था उसमें से हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या आएगी, 24 + 4I2 अपॉन 11। आप इक्वेशन 1 देखो, अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। तो आप I1 कैसे निकालोगे, इक्वेशन 1 से निकालोगे, दैट इज 24 + 4I2 अपॉन 11। अब इस I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। आप कैसे भी सॉल्व करो, आपको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इस वाली I1 की जो वैल्यू है ना हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, क्योंकि हमें I2 निकालना है, राइट। हमारा जो 3 ओहम जो हमें P और Q के बीच में जो करंट है वो निकालना था ना, तो हम P Q में कौन सा करंट फ्लो होगा, जो लूप 2 में है वही करंट फ्लो होगा, राइट। तो हमें मेजरली क्या निकालना है, हमें I2 निकालना है। तो इधर हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से मतलब रीअरेंज करके उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और हमें ऐसा मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है और आपको इक्वेशन जो है लास्ट में आपको सिंप्लीफाई होके I2 क्या मिलेगा, -0.59 एम्पियर। अब यहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। देखो मैंने I2 की वैल्यू तो लिख दी है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं लिखा, क्या, एम्पियर। तो आप ये जरूर लिखना, मैं भूल गई हूँ। तो I2 = -0.59 एम्पियर, यही क्या होगा, आपका करंट होगा, ठीक है। यही जो है PQ के अंदर फ्लो होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको बोला जाता है कोई भी एक मतलब लूप देके या ब्रांच देके कि आप इधर का जो है करंट मेजर करो, तो आपको पहले लूप्स देखने होंगे, ठीक है, और लूप 1 लूप 2 ऐसे करके आपको फिर करंट जो है कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा, मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है इस न्यूमेरिकल को। इसके बाद आ जाते हैं, बस हमारे पास अब 2 थ्योरम बची है, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनियन थ्योरम। तो हम देख लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या कहना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो, इन अ लीनियर सर्किट consisting of 2 or more independent energy sources, the current through a particular branch or element is equal to sum of all current or all such currents which would flow through the branch or elements when each source is assumed to act in the circuit at the time while replacing all the other sources by their internal resistance if any। तो आपको कुछ समझ में आया सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा जब हम मतलब एक्चुअली जो इसके स्टेप्स हैं और जो इसका मतलब जो भी डेरिवेशन है वो समझ लेंगे, ठीक है। एज इट इज़ इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट आपको स्टेप्स आ सकते हैं कि आप स्टेप्स लिखो कि सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो जस्ट उसके लिए ये एक बार और हम रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। अदरवाइज मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये एक बहुत यूजफुल थ्योरम वी कैन व्हेन अ नेटवर्क कंटेन्स मोर देन वन एनर्जी सोर्स, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर अगर एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स, मैंने बताया था एनर्जी सोर्स यानी कि वोल्टेज और करंट होता है, ठीक है। तो जब एक नेटवर्क के अंदर मोर देन वन एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है, सो द सोर्सेज आर आइदर वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज आई सेड। तो दिस थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट इज नॉट टू
कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका स्टेटमेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपल स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर सोर्सेज द रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, करंट, तो द करंट इन एनी एलिमेंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट कॉज्ड बाय इंडिविजुअल सोर्सेज एक्टिंग अलोन, यानी कि हमारा वोल्टेज और करंट ये दो एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर हमने वोल्टेज को कंसीडर किया, अगर सपोज उसके अंदर दो वोल्टेज है तो पहले हम एक वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, उसके बाद दूसरे वोल्टेज को कंसीडर करेंगे। तो ऐसे करके हम जो है एक को मतलब एक को कंसीडर करके उसकी वैल्यू और फिर दूसरे को कंसीडर करके उसकी वैल्यू, दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे ना, तो हमें जो है उसका एक्चुअल जो है वैल्यू मिल जाएगी करंट की, ठीक है। और इफ द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज आर आइडियल, ठीक है, अगर आइडियल होंगे देन देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर 0 and infinity respectively, okay, hence ideal voltage sources will be replaced by a short circuit, यानी कि अगर हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, वाइल अगर हमारे पास आइडियल करंट सोर्स होगा तो हम उसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करना है। तो आप स्टेप 1 में देख सकते हो, अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दिया है, ठीक है, अज्यूम कर लो कोई भी आपको एक सर्किट दिया है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि आप खुद से कोई भी एक सर्किट अज्यूम करो और एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप यही सर्किट को कंसिडर कर सकते हो। तो ये सर्किट है जिसमें स्टेप 1 क्या है, सर्किट कंसिडर अ सर्किट एज शोन, let us assume that the sources V1 and V2 have internal resistances of R1 and R2 or RI1 and RI2 respectively. Let us find the current flowing through resistor R3. अब हमें जो है करंट फाइंड आउट करना है R3 से, और हमने क्या कंसिडर कर लिया है V1, यहाँ पर जो है V1 और V2 जो है दो सोर्सेज हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, कंसिडरिंग द सोर्स V1 एक्टिंग अलोन इन द सर्किट, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी दो हमारे पास एनर्जी सोर्स यानी कि यहाँ पर वोल्टेज समझ सकते हैं, जो भी दो वोल्टेज प्रेजेंट है ना, पहले हमें एक वोल्टेज को समझना है, यानी कि उसको ही कंसिडर करना है और उसको ही कंसिडर करके पूरे जो है सर्किट सॉल्व करना है। सो कंसिडर द सोर्स V1 एक्टिंग अलोन इन द सर्किट, द अदर सोर्स दैट इज V2 इट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर V2 प्रेजेंट था, देखो जहाँ पर V2 प्रेजेंट था हमने उसको कैसे रिप्लेस कर दिया, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कि लूप 2 के अंदर RI2 होगा तो इधर RI2 से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज और अदर मेथड्स द करंट थ्रू R3 इज कैलकुलेटेड, यानी कि जैसे अभी हमने KVL यूज़ करा था और हमने करंट फाइंड आउट करा था ना, तो वैसे ही हमें यहाँ पर अब KVL अप्लाई करके जो हमें जो भी लूप में बोला है उधर का जो है करंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर अगर R3 बोला है तो यहाँ का करंट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट द करंट I1 एंड फ्लोज फ्रॉम A टू B, यानी कि A टू B जो है हमारा कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, हमने ये कंसिडर कर लिया। आई होप आपको इतने स्टेप समझ में आए होंगे। अब इसके बाद कौन सा स्टेप है देखते हैं। नाउ कंसिडरिंग द सोर्स V2 एक्टिंग अलोन, यानी कि अब हमने V1 को मतलब एज हमने क्या कंसिडर किया फर्स्ट कि V1 इज एक्टिंग अलोन इन द सर्किट, उसके बाद हमने जो है I1 निकाल लिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, V2 को कंसिडर करेंगे लाइक इट इज एक्टिंग एज अलोन इन द सर्किट, और बाकी जो यहाँ पर V1 था उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, RI1 से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी सेम जैसे हमने KVL से सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो है हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। यही क्या था स्टेप 3। बस ऐसे ही हमें जो है सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेप्स बताने होते हैं। अब ये है एक क्वेश्चन, अगर हमें थ्योरम नहीं आई मतलब एक्सप्लेन मतलब खुद से सर्किट अज्यूम करो और स्टेप्स एक्सप्लेन करो, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आता है, लेकिन आता ज़रूर है, रिमेंबर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट I2 बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में I2 जो दिख रहा है ना, हमें ये फाइंड आउट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये जो है ये डायग्राम हमारा क्वेश्चन है। स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेटिंग IL डैश, ठीक है। तो IL डैश हम पहले फाइंड आउट करेंगे। अब आप IL डैश कैलकुलेट करेंगे, कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये 50 वोल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पर 10 ओहम
यहाँ पर 20 ओहम, यहाँ पर R3। और अब पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, 2 वोल्टेज प्रेजेंट है तो एक ही वोल्टेज को कंसीडर करेंगे, दूसरी वोल्टेज को रहने देंगे। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे हमने स्टेप में दिखाया तो वो शो करने की मतलब न्यूमेरिकल्स में एज यूजुअल ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं करा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे अब यहाँ पर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या अज्यूम कर रही हूँ कि सिर्फ 50 वोल्ट एक्ट कर रहा है पूरे सर्किट में, ओके। और ये जो V2 है ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 और 30 ये क्या है, सीरीज में है या पैरेलल में है। कोई सीरीज मत बोलना प्लीज, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो क्योंकि इनके दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक टर्मिनल कनेक्ट होता है तो वी कॉल इट एज सीरीज, बट यहाँ पर दोनों है तो विल कॉल इट एज पैरेलल। तो 20 पैरेलल 30 क्या वैल्यू आएगी, जल्दी जल्दी ये सारी कैलकुलेशन हमें बहुत फास्ट करने पड़ते हैं। तो 20 पैरेलल टू 30 तो क्या मिलेगा, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 क्या आएगा, 12 ओहम आएगा। तो ये हो गया कैलकुलेटिंग IL डैश। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिला, 20 ओम टू 30, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 12 ओम। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे बनाएंगे, देखो इस मैंने जो सेकंड सर्किट यहाँ पर बनाया है नीचे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिंप्लीफाई फॉर्मेट में 10 ओम एज इट इज़ है, 50 वोल्ट एज इट इज़ है, बस हमने जो 20 30 जो पैरेलल में थे उनका इक्विवेलेंट निकाल लिया और उसको एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 12 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, एज यूजुअल IT यानी कि टोटल करंट फ्लो हो रहा है। तो IT कैसे निकालना होगा, हमें पता है करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। वैसे करंट क्या होगा, V बाय R दैट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास वोल्टेज क्या प्रेजेंट है, 50 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या प्रेजेंट है, 10 और 12 ओम। तो यहाँ पर 10 और 12 सीरीज में प्रेजेंट है, तो 10 प्लस 12 कितना होगा, 22। वैसे ही करंट क्या होगा, V बाय R दैट इज 50 अपॉन 22। तो हमें क्या आएगा, कैलसी में डालो, क्या वैल्यू मिलेगी, 2.27 एम्पियर। तो ये जो है हमारा टोटल करंट आ गया, किसके लिए, मतलब IT, ठीक है। अब ये जो है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है ये देखो, सिंपली हमें जो ये 20 और ये 30 है ना, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 20 और 30 था जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में 20 और 30 को जो पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो और यहाँ पर हमारे पास I टोटल क्या आया है, 2.27 एम्पियर आया है। तो बस वही अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, और ये जो होगा IL डैश, जो करंट हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है, IL डैश। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, अब ये दोनों पैरेलल में है तो हम कैसे लिख पाएंगे, R2 अपॉन R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई कर देंगे I टोटल से, और I टोटल जो है वो अभी हमने निकाला था यहाँ पर 2.27 एम्पियर, ठीक है। बस इतना यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख पाएंगे, देखो ये जो है दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, 20 और 30, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करी, 20 अपॉन 20 प्लस 30 इंटू 2.27, हमारे पास IL डैश के आ गया 0.900 एम्पियर। यहाँ पर होता है हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, IL डबल डैश को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब हमने क्या करना है, जो हमने दूसरा जो वोल्टेज हमने कंसिडर नहीं किया था, अब उस वोल्टेज को सिर्फ कंसिडर करना है, और जो वोल्टेज अभी कंसिडर किया था उसको निग्लेक्ट कर देना है। यानी कि आप देख सकते हो अब डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, और बस सेम स्टेप जो अभी हमने फॉलो किए ना, बस सेम स्टेप्स अभी यहाँ पर फॉलो करने हैं। अब IL डबल डैश मिल जाएगा, तो IL टोटल क्या मिलेगा, IL डैश प्लस IL डबल डैश, सिंपल। तो यही होती है क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना। देखते हैं हम स्टेप 2 अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 और 30, ठीक है, 10 और 30 पैरेलल में है, तो 10 और 30 पैरेलल में होंगे, तो अब आप वो कैलकुलेशन करो, 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 क्या मिलेगा, 7.5। अब यहाँ पर हमें वो वाला डायग्राम जो है वो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन अगर आपको बनाना है तो बनाओ, जिसको प्रैक्टिस हो जाती है वो डायरेक्टली कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये 20 और यहाँ पर जो है आप सिंप्लीफाई करके अगर बनाओगे तो यहाँ पर ये 7.5 ओम आया, ठीक है। तो वैसे ही जो है हमारा वो सर्किट बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो ये 10 और 30 का जिनका हमने पैरेलल लिया था ना, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और उसके बीच में जो है IL डबल डैश जो फ्लो होगा वो निकालना है। लेकिन उससे पहले हम I टोटल निकालेंगे। I टोटल कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है 20 वोल्ट है हमारा, ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R। अब मैंने जो वो डायग्राम नहीं बनाया है, वो डायग्राम में क्या आएगा, ऊपर तो 20 ओम ही आएगा, नीचे क्या आएगा, ये 10 और 30 पैरेलल है, यानी 7.5 भी आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या आ गया, 20 प्लस 7.5, जैसे हमने अभी पहले करा था। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 27.5, और बाकी हमारा वोल्टेज क्या है, 20 है, तो हमारा IT क्या आएगा, 20 अपॉन 27.5, तो I टोटल क्या आएगा, 0.7272 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया I टोटल। अब सेम फॉर्मेट में अब यहाँ पर हम R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल करेंगे, तो IL डबल डैश को आएगा 10 अपॉन 10 प्लस 30
इंटू 0.7272, तो यहाँ पर आई एल डबल डैश क्या आया 0.1818 एम्पियर। तो ये हो गई आई एल डबल डैश की वैल्यू। और लास्ट हमारा क्या है स्टेप, आई एल इज इक्वल टू जो हमने आई एल डैश फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था और आई एल डबल डैश सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.0898 एम्पियर। तो ये क्या हो गया, स्टेप 3 में हमें हमारी वैल्यू मिल गई किसकी, I2 जो हमें कैलकुलेट करने बोला था उसकी। तो आई होप कि आपको समझा होगा कि हमने सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे मतलब यूज करी। तो याद रखना हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर हमें पहले एक वोल्टेज को कंसिडर करना है और उसके बाद सेकंड वोल्टेज को कंसिडर करना है। और मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, अभी भी आपको नहीं समझा रिवाइंड करके देखिए, और यही स्टेप्स जो है हर क्वेश्चन में यूज होंगे। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करो, पहले V1 को कंसिडर करो, फिर V2 को कंसिडर करो, एंड में जो भी आपकी करंट आएगा दोनों को भी ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका लोड करंट। ठीक है, I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको समझा होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करना होता है। अब हमारे पास लास्ट है थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलती है, देखो, एनी लीनियर टू पोर्ट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिव सोर्सेज द वोल्टेज सोर्सेज, लाइक यहाँ पर consisting of voltage sources and resistances can be replaced by a simple two terminal network consisting of a single voltage source of VTH यानी कि Thevenin's voltage and a single resistance are equivalent in series with the voltage source across the two terminals of load RL. The voltage VTH is the open circuit voltage with load resistance RL removed. This voltage is also called as Thevenin's equivalent voltage. So the R equivalent is the equivalent resistance of the given network as viewed through the terminals where RL is connected but with RL removed and all the active sources are replaced by their internal resistances. तो सिंपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको थेवेनिन्स मतलब थेवेनिन्स का स्टेटमेंट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो, एनी नेटवर्क कंटेनिंग एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। ठीक है, जो भी हमने अभी एक्टिव और पैसिव मैंने बताया, एक्टिव यानी कि जिसमें एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है, पैसिव यानी कि जिसमें एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो एनी नेटवर्क कंटेनिंग एक्टिव और पैसिव एलिमेंट और one or more dependent and or independent voltage or current sources can be replaced by equivalent network containing a source voltage, that is हम उसको Thevenin's voltage बोलते हैं, and a series resistance that is called as इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं RTH। यानी कि अगर कोई भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट है या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज है या फिर करंट सोर्सेज है तो उनको हम काय से रिप्लेस कर देंगे, VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज से, या फिर RTH यानी रेजिस्टेंस वोल्टेज से। ठीक है, सॉरी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस से। तो ये RTH और VTH ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर VTH अगर हमें मैं बताऊँ तो VTH क्या होता है, तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज और वी कैन से Thevenin's voltage and it is the voltage between open circuit load terminals, यानी कि लोड टर्मिनल के जो बीच में वोल्टेज होगी that is nothing but VTH। और वैसे ही RTH it is measured between the open circuit load terminals with all the voltage और current sources replaced by their internal resistances। ठीक है, अगर आपको बोला एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर फिगर है और फिगर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको काय में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्मेट में हमने VTH और RTH इसमें कन्वर्ट किया है, लेकिन हमें इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द circuit shown in figure A. The terminals AB are the terminals of interest across which RL is connected. Then Thevenin's equivalent across the load terminals AB can be obtained as shown in the figure B। यानी कि हमें कैसा भी फिगर दिया हो, ठीक है, लास्ट में जो हमारा फाइनल जो वैल्यू मतलब फाइनल सर्किट आने वाला है ना वो ऐसा आएगा जैसे ये फिगर B में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, when the circuit is replaced by Thevenin's equivalent across the load resistance then the load current can be obtained as this। तो ये जो है हमारा फाइनल आता है जिसमें VTH आप देख सकते हो दैट इज Thevenin's वोल्टेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो R इक्विवेलेंट यानी RTH भी लिख सकते हो आप इसको, Thevenin's इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो है RL होगा यानी कि लोड रेजिस्टेंस होगा, बाकी ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें लोड करंट। ठीक है, तो ये होता है लास्ट सर्किट जो हमें मिलेगा। ये है स्टेप्स, जो कि स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टू अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम। तो पहले तो क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर, रिमूव द ब्रांच रेजिस्टेंस थ्रू विच द सर्किट करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको अच्छे से कैसे समझ सकते हो, देखो
पहला स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी हमें सपोज I2 एक ब्रांच दी है जिसमें से हमें करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो ब्रांच से हमें करंट कैलकुलेट करना है ना, तो हम वही पहले ब्रांच को रिमूव कर देंगे। पहला स्टेप यही है, ठीक है, वही ब्रांच को हमें रिमूव कर देना है। सेकेंड, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस ओपन सर्किट टर्मिनल्स बाय यूजिंग एनी ऑफ द नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। यानी कि अब हमने वो करंट की जो जिसमें से हमें करंट कैलकुलेट करना है वो ब्रांच तो निकाल दी, अब क्या करना है, हमें वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हमें VTH कैलकुलेट करना है। वो VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है, उसमें आप समझ जाओगे कि आपको कैसे VTH कैलकुलेट करना है। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, RTH या R इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है। और एट लास्ट, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था कि लास्ट में ऐसा ही आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो वैसा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है, और वो बनाने के बाद जो है हम IL यानी कि लोड करंट को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली हम जो है डायरेक्टली न्यूमेरिकली देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल रखा है जिसमें आप देख सकते हो, ये यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम डिटरमाइन वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R ओहम रेजिस्टेंस। R ओहम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है AB, ठीक है, यानी कि हमारा जो लूप 2 के अंदर करंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन लूप 1 लूप 3 भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो हम थेवेनिन्स थ्योरम यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या है, VTH कैलकुलेट करना। सेकेंड स्टेप क्या है, RTH कैलकुलेट करना। और थर्ड स्टेप क्या है, लोड करंट कैलकुलेट करना, ठीक है। बस ये 3 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स है जिसमें हम थेवेनिन्स थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं या करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेटिंग VTH और VOC, ठीक है। VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, और VTH थेवेनिन्स वोल्टेज, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया, अब यहाँ पर हमें 6 ओहम या A भी हम बोल सकते हैं, इसके बीच में जो है करंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम उस ब्रांच को ही निकाल देंगे। तो मैंने ऐसे देखो, आप सेकेंड डायग्राम में यहाँ पर वो ब्रांच ही निकाल दी, राइट, और वहां पर क्या लिखा, VTH, यानी कि अब हमें VTH कैलकुलेट करना है। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो VTH कैसे कैलकुलेट होगा, VA माइनस VB होगा, राइट, क्योंकि दोनों भी टर्मिनल्स हैं, तो VA माइनस VB जो होगा हमारा VTH होगा। तो अब आप देख सकते हो कि VA यानी कि डायग्राम में देखो आप, A जो ब्रांच है हमारी A, तो उधर कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 4 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और VB जो है वहां पर 10 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो I क्या होगा, V बाई R। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिमिलर, पहले सिंपल 4A को हम क्या लिख सकते हैं, 4I1, क्योंकि उसमें I1 का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और माइनस 10I2 क्योंकि सेकेंड वाले में I2 का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको किस में लिखा, वोल्टेज फॉर्मेट में लिखा। 4 हमारा रेजिस्टेंस है I1, ठीक है, I1 जिसमें फ्लो हो रहा है, माइनस 10 हमारा रेजिस्टेंस है जिसमें I2 फ्लो हो रहा है। तो ये वोल्टेज के फॉर्मेट में हो गया, राइट। VA माइनस VB हमने लिख दिया, तो 4I1 माइनस 10I2 हो गया। अब यहाँ पर I1 लिखेंगे, I1 क्या होता है, I इज V बाई R, जैसे मैंने साइड में मेंशन करा है। तो यहाँ पर V क्या है, आप देखो फर्स्ट लूप के अंदर देखो आपका V क्या है, 24 वोल्ट है, राइट, और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आएगा देखो 2 प्लस 4, दोनों भी रेजिस्टेंस जो लूप 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 प्लस 4 क्या आएगा, 6, तो 24/6 क्या होगा, I1 होगा। तो ये I1 सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस 10। अब सेकेंड लूप के अंदर आ जाओ, जहाँ पर 10 हमने क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है फॉर पॉइंट B। अब जो है हमें इसमें I2 निकालना है, तो V बाई R। अब यहाँ पर लूप 2 के अंदर V क्या है, 15 वोल्ट, और R क्या होगा, 10 प्लस 5, दो रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, 15, तो 15/15 क्या आ जाएगा, इसका I2 आ जाएगा। अब सिंपली हमें इसको कैलकुलेट करना है और हमें क्या मिल जाएगा, VTH मिल जाएगा। देखो यहाँ पर VTH आप कैलकुलेट करके देखो, आपको 6 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब क्या है स्टेप 2, कैलकुलेटिंग RTH। अब हमें RTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जितने भी वोल्टेज थे ना हमारे पास, V1 और V2 था, अब वो V1 और V2 को हमें निकाल देना है ना, सिंपल, मतलब बस निकालने का काम करना है और कैलकुलेट करते जाना है। तो अब क्या होगा, ये हमने देखो मैंने दोनों भी वोल्टेज को निकाल दिया है, और अब जहां हमने VTH लिखा था ना वहां पर हमें RTH लिख देना है, सिंपल। अब आप देख सकते हो कि हमारा A और B, A जो हमारा फर्स्ट लूप है उसमें 2 किसके पैरेलल है, 4 के पैरेलल हो गया। पहले जब तक वोल्टेज कनेक्टेड था तो वो क्या, 2 और 4 क्या थे, सीरीज में थे, लेकिन अब वोल्टेज निकाल दिया, यानी कि दोनों टर्मिनल्स क्या आ गए, क्लोज लूप में आ गए। इसका मतलब 2 और 4 क्या है, पैरेलल में हो गए, तो 2 पैरेलल 4, तो ये क्या आएगा हमारा पैरेलल वाला, 2 इंटू 4/2 प्लस 4 क्या आया, 1.33 ओहम, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे सेकेंड लूप के लिए, 5 और 10,
यहाँ पर भी ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज मत करना, ठीक है, भूल के भी सीरीज करके प्लस मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो 10 पैरेलल टू 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 × 5 अपॉन 10 + 5, तो क्या आया 3.33 ओहम, यानी कि हमने ये दोनों भी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में निकाल दिए। तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ऐसे हम निकाल देंगे 1.33 ओहम और 3.33 ओहम, सिंपल, और जिसमें से RTH हो रहा है क्या, पास। अब RTH निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब तो ये सीरीज में हो गए ना, तो यहाँ पर सीरीज में हो गए, तो इसके वजह से हमारा RTH क्या आएगा 1.33 + 3.33 दैट इज 4.66। अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है, यानी कि हमने VTH भी फाइंड आउट कर लिया और RTH भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, IL फाइंड आउट करने का। तो IL कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मैंने जैसे आपको दिखाया था इक्विवेलेंट सर्किट कि हमें ऐसा ही सर्किट बनाना है, तो वही क्या है हमारा रेफरेंस सर्किट, और हमें वैसे ही बनाना है। देखो आप देख सकते हो मैंने VTH बनाया, फिर उसके ऊपर आपको RTH बनाना है और यहाँ पर RL। अब आप बोलोगे ये RL क्या है, ये RL वो है देखो जिसमें से हमें करंट निकालने बोला था और जिसको हमने फर्स्ट स्टेप में ही हटा दिया था, R ओहम, ठीक है। तो यही जो है हमारा लोड रेजिस्टेंस है और इसको हमें लास्ट जो हमारा स्टेप है ना वहाँ पर शो करना है। तो आप देख सकते हो ये हो गया RL जो है 6 ओहम, ठीक है, और यहाँ पर RTH हमारा क्या आया था 4.66 और VTH हमारा आया था 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब IL फ्लो होगा, आप देख सकते हो मैंने यहाँ दिखाया IL कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब IL कैसे फ्लो हो रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, V/R ऑफकोर्स। तो यहाँ पर V तो एक ही है VTH, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि अपॉन RTH + RL। तो ये क्या आ गया हमारा करंट, सिंपल, हमारे पास तीनों की वैल्यूज अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है अपॉन 4.66 + 6, तो वैल्यू क्या आई 0.5628 एम्पियर। यही हमें कैलकुलेट करनी थी, यानी लोड करंट हमें कैलकुलेट करना था, बस हो गया। तो ऐसे ही जो है हमारी थेवेनिन्स थ्योरम होती है, सिंपल। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम भी समझ लिया और थेवेनिन्स थ्योरम भी समझ लिया, मैंने आपको स्टेप्स भी बताए, स्टेटमेंट भी बताया और हर एक का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार आप दोनों के भी न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस कर लो। देखो मैं आपको एक बार और बताती हूँ, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार एक ही वोल्टेज कंसिडर कर रहे थे और फिर पूरा जो सर्किट है उसको KVL यूज करके हम उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे थे, दूसरा जो वोल्टेज है वो कंसिडर कर रहे थे, V1 को निग्लेक्ट कर रहे थे, और सेम स्टेप फॉलो करने के बाद दोनों में जो करंट आया है उसको ऐड कर दे रहे थे, तो हमें लोड करंट ऐसे मिल रहा था। लेकिन थेवेनिन्स के अंदर हमें कैसे मिलेगा, थेवेनिन्स के अंदर हमें जो है वो ब्रांच ही रिमूव कर देनी है जिसमें से हमें करंट फाइंड आउट करना है, लेकिन रिमेंबर वो ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो हमें लास्ट में RL करके यूज करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, VTH फाइंड आउट करना है, उस दोनों भी पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में RTH फाइंड आउट करना है, जिसमें हम वोल्टेज को ही निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, वोल्टेज ही निकाल देंगे। तो हमारा जो भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज का जो था वो पैरेलल में आ जाएगा, पहले वो सीरीज में था लेकिन अब पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही करके हमने ये निकालने के बाद हमें RTH मिल जाएगा और फिर हमें जो है हमारा सिंप्लीफाइड जो सर्किट है वो बनाने के बाद IL निकाल देना है, दैट इज VTH अपॉन RTH + RL। तो हमारा IL यहाँ पर इन दिस केस क्या है 0.5628 एम्पियर। तो बस हमारे थेवेनिन्स थ्योरम भी कंप्लीट होता है एंड ऐसे ही हमारा यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट होता है DC सर्किट्स ऑफ BEE। आई होप कि आपको सारे थ्योरम, सारे डेरिवेशंस विथ न्यूमेरिकल्स सब कुछ समझ में आया होगा एंड आई होप कि आप सब प्रैक्टिस करोगे। सारे न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिखाए हैं ना वो आप सब एक बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेशंस को याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको जैसे क्लासिफिकेशन बताया था वो एक बार मतलब देख लो, पढ़ लो, ठीक है, याद मत करो, पढ़ लो, बस आपको मैंने समझाया तो आपके दिमाग में रहेगा, ओके। एंड ये जो मतलब न्यूमेरिकल्स है ना यही ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस पर्टिकुलर यूनिट का, तो आप बस इस पे फोकस करो। या तो सुपरपोजिशन थ्योरम आता है या थेवेनिन्स थ्योरम आता है, ठीक है। तो जो भी आपको ईजी लगे उसके न्यूमेरिकल्स जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने एक होमवर्क दिया है, वो होमवर्क भी करना बिना भूले, ओके। एंड आई होप कि आपको मेरे सारे वन शॉट्स अच्छे समझ में आते होंगे। मैंने फिजिक्स का भी, मैंने SME का भी, BEE के भी सारे जो भी यूनिट्स हैं उन सबके वन शॉट्स अवेलेबल करके रखे हैं। तो आई होप कि आपके एंड से बहुत बहुत अच्छे जाने वाले हैं इन सारे वन शॉट से। एक वन शॉट में आपका यूनिट कंप्लीट हो रहा है, और क्या चाहिए, राइट। तो बस मुझे आपसे यही कहना था कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करिए। मेरी चैनल की रीच ज़्यादा नहीं है, आई नो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को मतलब बताइए मेरे चैनल के बारे में। एंड मैं बहुत मेहनत से एक वन शॉट बनाती हूँ, अभी भी एक फ्लो में एक वीडियो को बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिना मतलब रुके, बिना वो सब करे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बस उतना ही चाहिए मुझे। एंड अगर थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो में से
कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।